सो वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। मेरा नाम है शिवम गुप्ता। मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ नाइपर अहमदाबाद में। और मैं आज अमित कुमार के साथ में हूँ। ये भी हमारे क्लासमेट हैं नाइपर अहमदाबाद में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या काम हम करते हैं यहाँ पे, और क्या मतलब होता है रिसर्च और डेवलपमेंट का एक्चुअल में। और इस वीडियो का मेन पर्पस ये रहेगा कि अगर आप एज अ मेडिसिनल केमिस्ट्री यहाँ पे आके ज्वाइन करते हैं या फिर किसी भी रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करते हैं एज अ मेडिसिनल केमिस्ट, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या काम वहाँ पे करना पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से अपने रिसर्च और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर आप फर्दर इन फ्यूचर जाना चाहते हो तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन फील्ड में आइए। ना कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है स्टार्टिंग में कि एक्चुअल में रिसर्च और डेवलपमेंट में होता क्या है। क्योंकि जैसा कि मैं भी अभी फार्मा के टाइम में मुझको केवल इतना ही पता था कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट में जा सकते हैं आफ्टर एम फार्मा, बट हमको इतना नहीं पता था कि रिसर्च और डेवलपमेंट में होता क्या है। तो और एज ए स्पेसिफिक ब्रांच हम लोग यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री में है, तो फिर हम इस वीडियो में मेडिसिनल केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो starting with brief introduction in medicinal chemistry. So अमित कुमार आपको बताएंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम कैसे कैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस अमित कुमार बाय हिमसेल्फ ओनली। सो मेरा नाम अमित कुमार है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और यहाँ पर मेडिसिनल केमिस्ट्री में मैं अपना मास्टर कर रहा हूँ। तो मैं आपको बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम एक्चुअल में करते क्या हैं। हमें जैसे कि पहले लगते रहता है कि हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में ऐसा जाके क्या करेंगे, क्या नया करेंगे। हमें लगता है कि हम मतलब ऐसा नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन हमें एक्चुअल में पता नहीं होता कि हम उसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे और होता कैसे है। तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ, विथ एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँगा पैरासीटामॉल का, जो कि आप सब लोग उस ड्रग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और हर बार यूज़ करते हैं। तो वो कैसे मतलब बन सकता है और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जैसे कि अगर मैं पैरासीटामॉल बनाना चाहता हूँ तो वहाँ पर क्या रहेगा कि उसका एक स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा। 1 से 2 स्टार्टिंग मटेरियल रहेंगे, ताकि जैसे कि A+B = C होता है। तो जैसे हम लोग रिएक्शन करते हैं तो A+B वो दोनों क्या हो जाएंगे, A और B स्टार्टिंग मटेरियल। तो वैसे ही अगर मैं पैरासीटामॉल लूँ तो पैरासीटामॉल में पैरा अमीनो फिनॉल या प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, ये दोनों जो है उसके स्टार्टिंग मटेरियल हो जाएंगे। फिर जैसे इन दोनों स्टार्टिंग मटेरियल को हम किसी बेस, किसी सॉल्वेंट और उसके बाद में फिर कोई एसिडिक कंडीशन में है तो फिर कोई एसिड के प्रेजेंस में हम लोग उसका रिएक्शन कराते हैं। जब हम लोग उसका रिएक्शन कराते हैं तो फिर तब जाके A+B = C, तो वहाँ पर जैसे कि हम लोग का पैरासीटामॉल बनेगा। तो फिर अब हम लोग जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो पैरासीटामॉल बना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि TLC ऑप्टिमाइज़ करते हैं। TLC क्या होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 स्टार्टिंग मटेरियल होता है, उन दोनों की स्पॉटिंग करते हैं। जब एकदम छोटा छोटा स्पॉट करते हैं तो फिर वहाँ पर उसके बाद फिर प्लस तीसरा जो रहेगा कि हम लोग जो रिएक्शन लगाए हुए हैं उसका हम लोग TLC ऑप्टिमाइज़ करते हैं। फिर जब TLC लेते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा जो A+B, तो A उसमें पूरा कंज्यूम हो चुका है या फिर बचा हुआ है, या फिर B जो है B बचा हुआ है या फिर कंज्यूम हो चुका है, या फिर A+B दोनों कंज्यूम हो चुके हैं और हमारा पैरासीटामॉल बन चुका है, वो हम लोग देखते हैं। तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं TLC ऑप्टिमाइजेशन। फिर जब हम लोग TLC ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं तब जाके हमें ये होता है कि हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि कोई तो न्यू स्पॉट बना है। तब तक हमें ये नहीं पता होता है कि वहाँ पर जो स्पॉट बन रहा है वो हमारा पैरासीटामॉल ही है। यही केमिस्ट्री है कि हमें कुछ भी पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी चीज़ है वो हमारा वही डिज़ायर्ड कंपाउंड है या नहीं है। That might be intermediate or something else, or some another product is formed if
you vary any reaction condition if you not follow as a standard procedure, so maybe your product is very so. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे अगर हम लोग कोई भी रिएक्शन लगाते हैं तो फिर वो रिएक्शन लगाने मतलब रिएक्शन लगाते कैसे हैं, क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ A+B है तो वहाँ पर हम लोग का क्या रहेगा कि सबसे पहले तो स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा। हम स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे, 2 स्टार्टिंग मटेरियल है, 3 स्टार्टिंग मटेरियल है, जितने भी हो। उसके बाद में फिर हम लोग का जैसे कि अगर हम नेमिंग रिएक्शन देखते हैं तो नेमिंग रिएक्शन में हम लोग ने सुना होगा कि प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, प्रोटॉन डीप्रोटोनेशन। उसके बाद फिर जैसे कि अगर बोलते हैं कि यहाँ पर से नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, लोन पेयर अटैक कर रहा है, तो उस बेसिस पे हमारा जो हम लोग बेस यूज़ करते हैं, एसिड यूज़ करते हैं, जो कि वहाँ पर कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है। उसके बाद में फिर दूसरा ये होता है कि हम लोग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। जैसे अभी अगर हमारे पास 2 पाउडर हैं जो कि स्टार्टिंग में दोनों पाउडर है, तो फिर वो आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे। सॉलिड है, दोनों आपस में मिक्स कर देंगे तो फिर तीसरा प्रोडक्ट तो बन नहीं जाएगा वो। नहीं, तो उसके लिए I adding one another thing in this in between. So like we know neat reaction. There is some reaction which going on without any solvents. Okay, so in this reaction we make the any product without solvent. So I just make a brief of what Amit saying is that in first year what we going to synthesize, we making a known molecule and with a known procedure and isolating that molecule with column, so that our handling is going to be proper in first year. And in second year what we are going to do, we are making the unknown molecule and novel molecule, and we don't know what is the TLC profiling of that molecule, how to make that molecule, and various other things that explained by Amit further. तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग जैसे कि नोवेल ड्रग बनाते हैं। यहाँ पर क्या रहता है कि हमें कुछ ना कुछ नोवेल बनाना ही है, नोवेल ही रहेगा तब जाके हमारा जो रिसर्च है वो काम आएगा। तो हम लोग फर्स्ट ईयर में तो ऐसे जो हम लोग रिएक्शन लगाना सीखते हैं जो कि हमको नोन रहता है, नेमिंग रिएक्शन हो सकते हैं जैसे कि एग्जांपल के लिए। तो हम जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि हमें कोई सा जैसे कि पर्टिकुलर प्रोफेसर टू प्रोफेसर उनका रिसर्च एरिया होता है, तो उस रिसर्च एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग जो है उस पर काम करते हैं। जैसे कि कैंसर हो गया, एल्जाइमर हो गया, पार्किंसन हो गया, उसके बाद में फिर CH फंक्शनलाइजेशन हो गया, ग्रीन रिएक्शन हो गया, ग्रीनर रिएक्शन हो गया। तो जैसा कि हमारे पास अभी यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो भी फैकल्टीज़ हैं, हम लोग 22 स्टूडेंट्स टोटल हैं। तो उनमें से 3 बैचेस डिवाइड हुए हैं 3 प्रोफेसर के अंदर में, जिसमें से 7 और 8 स्टूडेंट हैं 3 बैचों में। तो कुछ लोग पार्किंसन में काम कर रहे हैं, पेप्टाइड पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग कैंसर पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग CH फंक्शनलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। इस तरीके से डिवाइडेड है। इन सेकेंड ईयर इस तरीके से हम डिवाइड हो जाते हैं और हम आगे प्रोफेसर के हिसाब से काम को प्रोसीड करते हैं। और अगर आपके पास कुछ अपने तरफ से कोई आइडिया हो तो आप भी प्रोफेसर के सामने अपने आइडिया को रख सकते हैं, और अगर उनको वो आइडिया लगा कि ये सिग्निफिकेंट है और ये इस पे काम हो सकता है तो फिर वो आपको भी उन सब चीज़ों के लिए प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू विद अमित। तो जैसे कि हम लोग अब ये जानेंगे कि नॉवेल क्या होता है। तो नॉवेल में ये होता है कि यहाँ पर हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पर सर्च करते हैं। जैसे कि साई फाइंडर हो गया, तो वहाँ पर ऐसा है कि वो जो है वर्ल्ड में जितने भी रिसर्च हैं, रिसेंट रिसर्च है जो हम लोग सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप कैंसर के लिए सर्च कर रहे हैं कैंसर, तो उससे रिलेटेड जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, कोलॉजी से रिलेटेड जितने भी रिलेटेड पेपर्स हैं वो आ जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद फिर जो हम लोग जो सोचते रहते हैं कि हाँ ये नॉवेल हो सकता है, वो हम चेक कर सकते हैं कि वो नॉवेल है या फिर उसमें काम हो रहा है या फिर अभी तक काम नहीं हुआ है। तो हम लोग नॉवेल्टी सर्च करने के लिए साई फाइंडर का यूज़ करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम नॉवेल की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो सपोज कोई भी ड्रग है जो कि ऑलरेडी मार्केटेड है, बट क्या हो रहा है कि बहुत सारे डिजीज कंडीशन है जिसमें ड्रग हमारी रेजिस्टेंस कर जाती है एट अ टाइम। बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं, बहुत सारे एंटी कैंसर ड्रग हैं जो कि एक समय के बाद रेजिस्टेंस काज करने लगते हैं। वो दवा उस समय काम ही नहीं करता और डिजीज़ का कंडीशन बहुत ही डेंजरस हो जाता है उस समय, और हमको पेशेंट को सेव करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम
दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं। लाइक अगर हमारे अंदर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके अंदर साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी है, तो हम क्या करते हैं उसके साथ किसी ऐसे मॉलिक्यूल के फार्माकोफोर को कंबाइन करेंगे जिसके अंदर पहले से ही साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी रहेगी, तो जिससे हमको इसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक एक्शन। तो हम क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स को जो प्री एग्जिस्टेड हैं इन मार्केट और इन लाइक ऑन वेब, सो हम क्या करते हैं उन दोनों मॉलिक्यूल को फार्माकोफोर को कंबाइन करते हैं। और जो हम इसको कंबाइन कर रहे हैं, इसको हम कंबाइन कैसे करेंगे, ये हम इन पेपर तो हम मॉलिक्यूल को बना देते हैं, लेकिन अब इस कॉम्बिनेशन को हमको किस तरीके से सिंथेसिस करना है लैब में, ताकि वो जो रेजिस्टेंस हो रहा था वो उन सब चीज़ों से हम टैकल कर पाएँ इन फ्यूचर। तो अब इन सब जैसे अब जो हमको नोवेल मॉलिक्यूल बनाना है उसको हम किस तरीके से बनाएंगे, उसके मेथड क्या होंगे, कौन सा सॉल्वेंट यूज होगा, कैसे हम टीएलसी प्रोफाइलिंग करेंगे और उसके डेरिवेटिव्स कैसे बनाएंगे, तो उन सब चीज़ों को हम इन सेकेंड ईयर हम अपने रिसर्च थीसिस में करते हैं। तो मैंने इतना मतलब बताया कि हम नोवेल मॉलिक्यूल बनाते क्यों हैं। ओके, तो स्टार्ट विद अमित। जैसे कि शिवम ने कहा कि नोवेल मॉलिक्यूल बनाने की ज़रूरत क्या है, तो उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि कुछ डिजीज़ेस हैं जिसका अभी तक पर्टिकुलर क्योर नहीं बन पाया है। हाँ। जैसे कि कैंसर हो गया, अल्जाइमर हो गया, वहाँ पर कुछ ड्रग्स हैं जो सिर्फ उसको जो है मिटिगेट कर पाते हैं, प्रिवेंट कर पाते हैं। हाँ। लेकिन आज तक उसका क्योर नहीं बन पाया है। जो सिम्टोमेटिक वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे पाते हैं हम लोग, तो इस वजह से हम लोग इस पे कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जैसे कि हम लोग के पास दो ड्रग्स हैं, तो उनको हम लोग कंबाइन करते हैं, उसकी एक्टिविटी चेक करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है यहाँ पे। जैसा कि अमित ने बताया कि कोई भी जैसे डिजीज़ है, जैसे क्या है कि अभी स्ट्रोक है, तो उन सब पे अभी उतना ज़्यादा स्टडी नहीं हुआ है, तो इन सब पे कौन सी दवा काम करती है। जैसे कि हम स्ट्रोक पे अभी भी जो भी देते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। कोई भी नॉन मैकेनिज्म अभी तक स्ट्रोक की डेवलप नहीं हुई है कि इस चीज़ों की वजह से स्ट्रोक होता है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओनली वी आर गिविंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सो स्टार्ट विद अमित। तो जैसे कि शिवम ने बोला, यहाँ पर हम लोग सिम्टोमेटिक रिलीफ ही है जिसके वजह से अभी तक जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग R&D में वही करते हैं कि हम न्यू मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। अगर हमको मेथड नहीं पता है, लाइक पैथोलॉजी ऑफ दैट डिजीज नहीं पता है, तो फिर हम क्या करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या फिर हम कोई इस तरीके से मेडिसिन बनाने का ट्राई करते हैं। अगर हमको पैथोलॉजी पता ही नहीं तो फिर हम उस पर मेडिसिन बना भी कैसे सकते हैं, पता ही नहीं, तो उसके लिए हमको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना ही पड़ता है। लेकिन जो डिजीज़ ऑलरेडी पैथोजेनेसिस क्लियर है, उनके लिए जो भी ड्रग्स हैं हम उनमें फर्दर मॉडिफिकेशन कैसे करना है, सिंथेटिक स्टेप्स क्या होंगे, डेरिवेटिव्स कैसे बनेंगे, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। सो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे 2-3 ग्रुप्स हैं, लाइक हम लोग कैंसर पे काम करते हैं और ये अमित जो है ये पार्किंसन पे काम करते हैं। हाँ, पार्किंसन एंड अल्जाइमर पे काम करते हैं। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि पार्किंसन में आप जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ है। अल्जाइमर डिजीज़ अभी तक अब अभी के कंडीशन में कैंसर को भी बीट करके उससे भी आगे निकल चुका है। ओवरऑल द वर्ल्ड अभी तक 2050 तक 150 मिलियंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये है कि जैसे कि उसका अभी तक क्योर नहीं हो पाया है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी 2 ड्रग्स हैं जो कि जैसे कि ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है, तो हम लोग ऐसा ड्रग्स बनाते हैं जो कि अलग अलग फैक्टर्स को ट्रीट कर सकें। तो जैसा कि अमित ने बताया, तो अभी जैसे सेकेंड ईयर में हमको कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, लाइक हम कोई भी रिएक्शन जब एक बार लगाते हैं तो फिर ज़रूरी नहीं वो रिएक्शन उन सब चीज़ों उन कंडीशंस में जाए। हमको उन सब में फर्दर ऑप्टिमाइजेशन लाइक बेस ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, सॉल्वेंट ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, बहुत सारी चीज़ों पे हमको टेम्परेचर ऑप्टिमाइजेशन करना होता है और टाइम ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। इन सब चीज़ों को आप आके यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट में करेंगे। ओके, सो मैं अमित से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं लैब में काम करते वक्त, और
क्या मतलब अपने जूनियर्स को क्या गाइडेंस रहेगा अगर वो एज ए मेडिसिनल केमिस्ट्री नाइपर अहमदाबाद को ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इन फ्यूचर टू वर्क इन दिस टाइप ऑफ लैब्स? ओके, अगर जैसे कि आपको इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ के फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि अगर मैं बात करूँ रिसर्च की, तो रिसर्च में ऐसा रहता है कि अगर आप एक बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है आपको फेलियर मिलती है यहाँ पे। जैसे रिएक्शन लगाते हैं आप, तो वहाँ पर रिएक्शन लगाए हैं तो कई बार न्यू स्पॉट ही नहीं बन रहा है। उसके बाद फिर अगर कुछ न्यू स्पॉट बन रहा है, तो फिर उसका सिंगल स्पॉट है तो हम लोग एनएमआर देते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर वेरियस इम्प्योरिटीज़ होती है। तो फिर हम लोग उसका कॉलम करते हैं, तो कॉलम करते हैं तो पहले तो एक स्पॉट होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो 3-4 है। बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं हाँ। जो कि कॉलम से निकलने के बाद ही हमको पता चल पाते हैं। उन सब के लिए हमको अपने TLC प्रोफाइलिंग पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसको आप भी आके फेस करेंगे इन सब चीज़ों को। और apart from that, like I want to add some other things, like various in another group they are working on the like some reaction going on in organic solvent, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जा रहे हैं, तो फिर उन सब से क्या होता है कि ये जो अप्रोच है हमको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रिएक्शन करने का, एक ग्रीनर नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा साइड प्रोडक्ट बनता है वो इन्वायरमेंट को हार्म कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को डिफरेंट सॉल्वेंट कंडीशन में ट्राई करते हैं, जो कि सॉल्वेंट रिकवरेबल हो और इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। तो उन सब के लिए जो हम मेथड बनाते हैं, न्यू मेथड्स टू पुट दैट रिएक्शन इन वाटर और इन सम अदर ग्रीनर सॉल्वेंट, और बाय utilizing less catalyst, various other things are there. So all these things you explore here in your research and development thesis, and all this type of work you need to perform in your medicinal chemistry. Okay, so अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो अमित हैं ये छत्तीसगढ़ से हैं, इन प्लेस्ड भी हो चुके हैं। और उसके साथ अगर यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिक पर्पस जो था इस वीडियो में, रिसर्च और डेवलपमेंट में क्या काम होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली, उसको हमने कवर कर दिया है। और अगर आपको कोई और फर्दर रिलेटेड डाउट या फिर क्वेश्चन होते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। शेयर ज़रूर करें।